हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली अगर आप CAPF, CDS, NDA या SSC के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा डीप पूछा जाता है, बट मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। तो जो इसका सोर्स है वो NCERT है प्योरली, तो ये NCERT के नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसमें हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। बेसिक तो सबसे पहले देखते हैं एसिड होता क्या है। एसिड क्या होता है? एसिड्स ऐसे लिक्विड होते हैं जो टेस्ट करने पे हमारे कैसे होते हैं, सौर मतलब खट्टे होते हैं, और वो कलर चेंज करते हैं अगर उनको लिटमस पेपर पे डाला जाता है। लिटमस पेपर क्या है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मेनली क्या है, एसिड ऐसे लिक्विड होते हैं जिनमें जो क्या है, जो टेस्ट करने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और जिनमें क्या पाए जाते हैं, H+ आयन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, या हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे तरीके के हमारे एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, माइल्ड एसिड्स, तो इनको बाद में देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस होते हैं हमारे क्षार, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम क्षार बोलते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार जो होते हैं ये थोड़े बिटर टेस्ट के, हल्का सा कड़वापन या कसैलापन इनका टेस्ट होता है, और ये भी लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं। हमारा जो लिटमस पेपर है जो उसका ओरिजिनल कलर होता है, मतलब या जब उस पर कोई एसिड और बेस नहीं होता तब उसका कलर होता है पर्पल कलर का होता है। अगर आप उस पर एसिड डाल दोगे तो वो चेंज होके क्या हो जाएगा, रेड। और अगर आप बेसिस को मतलब क्षारों को लिटमस पेपर पे डाल दोगे तो वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। या कहने का मतलब है कि जो हमारे एसिड होते हैं वो रेड कलर लेके आते हैं, और जो हमारे क्षार होते हैं वो कैसा कलर लेके आते हैं, ब्लू कलर लेके आते हैं। इनको इंडिकेटर्स भी बोला जाता है, क्योंकि हमें ये पता पड़ता है कि भाई अगर हमें कोई सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है तो इस सॉल्यूशन को चेक करना है कि भाई ये एसिड है या बेस है। तो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर पे इसकी एक ड्रॉप डाल के देख लेंगे और कलर देख लेंगे कौन सा कलर आता है। तो बहुत सारे कलर बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है एसिड की, ये आगे देखेंगे हम इसको। तो एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, हमारे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें H+ आयन्स या OH- आयन्स होते हैं। अगर किसी लिक्विड में OH- आयन हमारा अवेलेबल है तो उसको हम बोलेंगे क्षार या बेस, और अगर हमारा H+ आयन है तो उसको बोलेंगे हम क्या, एसिड। और जो इंडिकेटर्स हमारे, जैसे कि हमारा लिटमस है, तो देखो ये लिटमस क्या होता है, लिटमस एक पेपर बनाया जाता है जो कि एक पौधे से प्राप्त होता है। इस पौधे का नाम होता है लाइकेन। और लाइकेन ये कौन से ग्रुप का पौधा होता है, थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा से ये लिटमस प्राप्त होता है, और लिटमस पेपर पे अगर आप एसिड या बेस को डालते हैं तो वो कलर चेंज करता है। तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि हल्दी है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हल्दी क्या होती है, जब कपड़े पे कोई सब्जी गिर जाती है और उसको धोते हैं तो उससे जो हमारा साबुन वगैरह लगाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो सकती है, जनरली ब्लू टाइप की हो जाती है। तो वो ऐसा होता क्यों, क्योंकि हमारी जो बेसिक है, बेसिक उस पर लगती है तो कलर उसको कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है। तो हमारी हल्दी भी क्या है, हल्दी हमारी है नेचुरल इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं हमारे धरती पे, जो बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। कुछ हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या होते हैं, जो लैब में बनाए गए हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन। लिटमस पेपर के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो लिटमस पेपर क्या होता है, ओरिजिनली ये पर्पल कलर की एक डाई होती है जिसको लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। और ये पौधा कौन से ग्रुप का होता है, थैलोफाइटा। बायो में आप पढ़ोगे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये किस ग्रुप के पौधे होते हैं। तो जो हमारा लाइकेन है वो कौन से ग्रुप का पौधा होता है, थैलोफाइटा का होता है। और इससे हम क्या निकालते हैं, लिटमस पेपर निकालते हैं, जो कि कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है ओरिजिनली। और अगर आप इस पर एसिड डालेंगे तो ये रेड में बदल जाएगा, और बेस डालेंगे तो ब्लू में बदल जाएगा। अगर आपने पहले ही बेस डाल दिया है, ब्लू हो गया, और फिर उसके ऊपर एसिड डालते हैं तो फिर वो रेड में बदल जाएगा। इट मीन्स कि अगर एसिड आता है तो वो रेड कलर लेके आएगा, और अगर बेस आता है तो ब्लू कलर लेके आएगा। एसिड के बारे में और देखते हैं। तो अब हम देखेंगे, अच्छा जो मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इस चैप्टर को बहुत बड़ा भी किया जा सकता है, ठीक है, बट मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, और इसके लास्ट में हम लोग, इस लेक्चर के लास्ट में मैंने वो सारे क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं जो कि UPSC ने पूछे हुए हैं, SSC ने पूछे हुए हैं, ठीक है। तो होते तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2-3 क्वेश्चन लगाए हुए हैं ताकि आपको ये पता पड़ जाए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पढ़ने के बाद। अब देखते हैं हम द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड। एक अम्ल के साथ
मेटल माने धातु, कोई भी धातु किसी अम्ल के साथ कैसी क्रिया करती है। देखो तो अगर कोई भी एसिड, फॉर एग्जांपल हमारा HCl हुआ, हमारा H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, कोई भी एसिड को अगर आप किसी मेटल के ऊपर डालोगे तो उससे होता क्या है, एक रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती है, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है कि आपको एक गैस बनती हुई दिखाई देगी, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस डिसिपेट होती है और जो बचा हुआ मटेरियल रह जाता है वो होता है हमारा सॉल्ट। यानी आप किसी भी एसिड पर किसी भी मेटल पर अगर आप एसिड की रिएक्शन कराओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम एसिड्स की रिएक्शन किस से, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। धातुओं के कार्बोनेटों और धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ जब कोई एसिड रिएक्ट करता है तो होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है Na2CO3 जो कि है हमारा सोडियम कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन हमने कराई है 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जब भी किसी कार्बोनेट मतलब जिसमें CO3 जुड़ा हुआ हो, CO3 माइनस और ये हुआ Na2++, ये जुड़ के बनाते हैं हमारे Na2CO3। तो अगर आप कार्बोनेट पे किसी धातु के HCl यानी किसी एसिड की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, आपको एक तो मिलेगा सॉल्ट यानी नमक मिलेगा यानी लवण मिलेगा, दूसरा आपको जल मिलेगा, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस रूप में निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस रूप में निकलेगी, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल आपको लिक्विड में मिलेगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा NaCl। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3 यानी ये है मेटल कार्बोनेट्स, और बीच में अगर आप H लगा दोगे यानी Na2 का एक Na गायब करके बीच में H लगा देंगे तो वो किसी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अब इसमें Na की जगह कोई और मेटल भी हो सकती है। तो अगर हम NaHCO3 की HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमारी सेम रिएक्शन होगी, बस उसमें क्या है यहाँ पर जैसे 2 एक्स्ट्रा आ गया तो वो नहीं आएगा, बस इतना फ़र्क रहेगा। यानी हमारा सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगर इससे आगे इस रिएक्शन को, जो हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर लाइम से रिएक्ट कर दो, लाइम से इसकी रिएक्शन करा दो, यानी लाइम वाटर क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। पेपर में पूछ लेते हैं लाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट भी। लाइम वाटर क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है हमारी, फर्दर अगर इसको हम इसकी रिएक्शन करा दें लाइम वाटर से तो हमारा फिर हमारा क्या निकलता है, कैल्शियम का कार्बोनेट हमको मिल जाता है, जैसे कि CaCO3, और ये क्या है सॉलिड फॉर्म में निकलता है। इसका मतलब है सॉलिड, मतलब अगर आप टेस्ट ट्यूब में करोगे इसको तो नीचे आपको इसका प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहा दोगे किस पर, लाइम पर, तो इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, और बाकी जो ऊपर बच जाता है ये हमारा क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं एसिड्स की, मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातुओं के ऑक्साइडों पर अम्लों की क्रिया, इसको देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कॉपर ऑक्साइड, यानी अगर हम कॉपर ऑक्साइड को मिक्स करें किसी डाइल्यूट HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही आप एक परख नली या टेस्ट ट्यूब में कार्बन ऑक्साइड और HCl को डालोगे तो होगा क्या, ये जो कार्बन ऑक्साइड नहीं कॉपर ऑक्साइड और HCl को आप डालोगे तो होगा क्या कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये इससे रिएक्ट करेगा और इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा ये, और इसके घुलने से होता क्या है, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और आपको कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा ये वाला। तो इसको अभी एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम कॉपर ऑक्साइड के मिलियन में डाइल्यूट HCl मिक्स करते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको ये दिखेगा कि जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है, उसी पे आपको टिक करना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं तो इन फैक्ट्स को भी एक बार देख लेना। जैसे कि लिखा हुआ जो सभी क्षार होते हैं ना, वो सारे क्षार जो होते हैं पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि एल्कली एक ऐसा क्षार है कि एल्कली जो होते हैं वो ऐसे क्षार होते हैं जो कि पानी में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और ये सोपी टाइप के होते हैं, थोड़ा कड़वे होते हैं और क्या कोरोजिव होते हैं। कोरोजिव मतलब ये कोरोजन प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो ये हानिकारक होते हैं अगर हम इनको कंज्यूम करेंगे तो। नेक्स्ट फैक्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझेंगे कैसे कि देखो जब आप कभी भी किसी, सपोज करो ये एक बीकर है और इसमें आपने कोई एसिड लिया हुआ है, अब या कोई बेस लिया हुआ मतलब कोई अम्ल लिया हुआ है या क्षार लिया हुआ है, और आपने क्या कर दिया इसमें पानी डाल दिया, एकदम से पानी डाल दिया, तो आप देखोगे कि एक हल्का सा विस्फोट होगा अगर मात्रा कम है। ये विस्फोट क्यों होता है, ये विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि पानी के साथ जो
अम्ल की क्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यानी ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। एक्सोथर्मिक क्रियाएं वो होती हैं रिएक्शंस जिनमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, हीट निकलती है। कभी भी जब पानी मिलाया जाता है एसिड में तो वो धीरे धीरे दीवार के सहारे मिलाया जाता है। ऐसे पानी को अगर मिलाएंगे तो धीरे धीरे दीवार के सहारे मिलाया जाए, ना कि उसको एकदम से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो एकदम से फिर विस्फोटक हो जाता है। तो धीरे धीरे में भी बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी कभी अम्ल या क्षार में पानी मिलाया जाएगा तो वो रिएक्शन जो होगी हमारी हमेशा ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक होगी। ये पूछा भी गया है। अब देखो प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे पता लगा, सपोज करो हमारे पास ये दो लिक्विड हैं, दोनों एसिड हैं, पर अब प्रॉब्लम ये आती है मुझे ये नहीं पता लिक्विड ए जो है मेरा और लिक्विड बी जो है मेरा, इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है, ज़्यादा अम्लीय कौन है। तो इसका एक कैसे पता लगाएं इसको, कोई एक ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जिससे हमें ये पता लग जाए कि भाई ज़्यादा क्षार ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय कौन है। तो ऐसा इंडिकेटर जो हमें ये बताता है कि कोई लिक्विड कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है या कितना न्यूट्रल है, उसको बोलते हैं हम क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको जो नापा जाता है वो किस स्केल पे नापा जाता है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक यूनिट्स होती हैं। अगर किसी की वैल्यू 0 है तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा अम्लीय है। और किसी का अगर हमारा पीएच 14 है तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एल्कलाइन, यानी वो बहुत ज़्यादा क्षारीय है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में जो जूसेस होते हैं, ठीक है, उसका पीएच है 1.2। लेमन जूस यानी नींबू का जो रस होता है उसका हमारा पीएच क्या है, 2.2। प्योर वाटर और ब्लड दोनों का पीएच क्या है हमारा, 7.4। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटासिड भी बोलते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं, देखो कभी कभी आपने जैसे खाना खा लिया तो बहुत ज़्यादा, और ऐसा खाना खा लिया जिसकी वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो गया है, तो वो क्या करता है, इरिटेशन पैदा करेगा या पेन पैदा करेगा। तो इस इरिटेशन को रोकने के लिए हम ना कंज्यूम करते हैं कोई एक बेस यानी क्षार। तो एक ऐसा क्षार होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो इसको कंज्यूम किया जाता है सोडा के रूप में, और फिर वो क्या करता है, हमको राहत पहुँचाता है, मतलब वो उसको न्यूट्रल कर देता है जो हमारा एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का जो जूस होता है। इसकी पीएच क्या है, 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसकी जो हमारी पीएच है वो अप्रॉक्स कितनी है, 14। कुछ फैक्ट्स देखते हैं पीएच के बारे में। हमारी जो देखो बॉडी है, वो पूरी बॉडी जो वर्क करती है, मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं शरीर के, वो जो वर्क करते हैं वो कितने पीएच रेंज पे वर्क करते हैं, 7 से लेकर 7.8। यानी अगर इससे नीचे की चीज़ें होंगी तो हमको प्रॉब्लम करेंगी, वो हमारी नॉर्मल जो डूइंग्स है रोज़ की उनमें प्रॉब्लम करेंगी। देखो जो नॉर्मल बारिश होती है उसका पीएच क्या होता है, 5.6 या उससे ज़्यादा होता है, तो वो हमको प्रॉब्लम नहीं करती है। अगर रेन का पीएच 5.6 से कम हो जाए, इससे नीचे गिर जाए, तो उस रेन को बोला जाता है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन कब होती है, जब आपका एटमॉस्फेयर में जो गाड़ी वगैरह से निकलने वाले जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं, NO2 वगैरह, ये जब मिल जाते हैं वाटर के साथ, तो क्या करते हैं, HNO3 वगैरह बना लेते हैं, एसिड्स बना लेते हैं, और वो बारिश में मिल जाते हैं पानी में, तो उस वजह से क्या होती है, एसिडिक रेन होती है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट भी बहुत पूछा जाता है पेपर में। एक ग्रह है, उस ग्रह का नाम है देखो वीनस। मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल स्पोरेडिक और सिर्फ पॉइंट बेस्ड है, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर के, ठीक है। सिर्फ इतने से ही आपको क्वेश्चंस पता पड़ जाएंगे। इसको एसिड्स वगैरह का जो डिटेल चैप्टर होगा वो बाद में आएगा कभी, बट जो अभी हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उस तरीके से मैंने हर टॉपिक में क्या किया है, फैक्ट्स जरूर जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो जो वीनस ग्रह होता है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत डेंस है। उसमें क्या पाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा थिक वाइट येलोइश क्लाउड पाए जाते हैं, और वो क्लाउड किस चीज़ के बने होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखो मैंने बताया था एंटासिड क्या होता है, हमारा जो पेट होता है उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, जिस वजह से हमें एंटासिड लेना पड़ता है। और सबसे अच्छा एंटासिड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, इसकी जो PDF है मैं अटैच कर दूंगा, वो PDF आपको मिल जाएगी। देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो एसिड्स
और उनके सोर्स, मतलब कौन कौन से एसिड किन किन सोर्सेज से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि विनेगर यानी सिरका होता है हमारा, तो सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये किस कैटेगरी में आता है? माइल्ड एसिड्स में आता है, मतलब ये वीक एसिड्स में आता है। दूसरा है सिट्रिक एसिड, ये पाया जाता है संतरा हुआ, नींबू हुआ, या जितनी ऐसी थोड़ी जैसा ऑरेंज और नींबू का टेस्ट होता है ऐसे कीमू हुआ, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। टेमरिंड यानी इमली, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो यानी टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट ऐड कर लेना, जो टमाटर में हमारा ये ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये क्या करता है? गुर्दे में इकट्ठा होकर, हमारी जो किडनी होती है ना उसमें इकट्ठा होकर क्या बनाता है? किडनी स्टोन बनाता है। तो जब भी कभी किसी को स्टोन वगैरह होता है तो उसको बोला जाता है कि भाई टमाटर नहीं खाने, इसी वजह से नहीं खाने क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज सॉर मिल्क, खट्टा दूध होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। लेमन यानी नींबू में हमारा सिट्रिक एसिड मैंने बताया था। नेक्स्ट इज एंट स्टिंग, एंट स्टिंग का मीनिंग हुआ जो चींटी काटती है तो वो कौन सा छोड़ती है? तो देखो मिथेनोइक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। एक ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है नेटल स्टिंग। नेटल क्या होता है? नेटल, नेटल एक पत्ता पौधा होता है, ठीक है, उसका एक पत्ता, जो इस पौधे का पत्ता जो होता है वो हल्का सा, उसमें ना कांटे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधों पे, उनकी पत्तियों पे ना छोटे छोटे बारीक बारीक कांटे होते हैं। ये कांटे क्या करते, क्यों हैं? ये इनकी प्रतिरक्षा के लिए है, कोई इनको टच करे तो उसको, अब इनके अपने डिफेंस सिस्टम में आता है ये। तो होता क्या, ये पौधा क्या करता है, नेटल का जो पौधा होता है ये क्या करता है, अगर आप इसमें टच करोगे इसको तो आपको ना ये अपने जो इसको डंक बोलेंगे, इस पौधे का डंक, ये एसिड रिलीज करता है, और उस एसिड का नाम क्या है? मीथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड। और आपको वही जो चींटी काटने पे जो दर्द होता है वही सेम दर्द आपको कहाँ पर होगा? जब नेटल के पौधे को आप इसकी पत्ती पर हाथ लगा दोगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि भाई हमारा जो हमने एसिड और बेसिस ये पढ़े हैं बेसिक, इनमें इंपॉर्टेंट जो हमारे सब्सटेंसेज हैं उनके यूज़ क्या हैं। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल पहला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, और ये बनता कैसे है? जब हम लाइम वाटर को क्लोरीन गैस पे प्रवाहित करते हैं तो हमारा COSCl2 बनता है, और जल जो है, वाटर जो है अलग निकल जाता है। जनरली आप जानते होंगे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह आपको ब्लीचिंग में, मतलब कपड़ों की धुलाई वगैरह में है ना, लिनन मतलब जो कंबल वगैरह, इन सब में यूज़ किया जाता है धोने के लिए, तो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन और लिनन। इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजेशन और ये रिडक्शन क्या होता है ये मैं बाद के चैप्टर्स में बताऊंगा। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जो पीने के पानी में जो कीटाणु होते हैं, आपने देखा होगा जो क्लोरीन की गोली डाल देते हैं, सेम इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर भी लगभग वही काम करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, और बेकरीज वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि देखो जब आप आटे में इसको मिलाते हो तो क्या करता है वो, उसमें बेकिंग प्रॉपर्टी लेके आता है, यानी आप उसको फिर उसके बाद बेक कर सकते हो। और ये बनता कैसे? देखो नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जब इनकी रिएक्शन होती है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड निकलता है, और जो बचा हुआ होता है वो होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। इसके यूज़ भी यही है, यूज़ फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और वो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकरी वगैरह में या घर पे खाने वगैरह में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ वॉशिंग सोडा, जो मतलब आप सर्फ इस्तेमाल करते हो या टाइड इस्तेमाल करते हो, मतलब जो भी वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, मतलब धावन सोडा धोने के लिए जो काम आता है। सिर्फ वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में ये फ़र्क है कि आपको धोने के सोडे का फॉर्मूला NaCO3 होता है, बट अगर इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हो, यानी एक सोडियम की जगह अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, ये जो बनता है हमारा क्या बनता है? बेकिंग सोडा। तो अगर H है तो बेकिंग सोडा, और H नहीं है तो वो वॉशिंग सोडा, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाई गई है वो क्या है कि Na2CO3 को 10H2 यानी इसको हाइड्रेटेड किया गया है, तो ये Na2CO3.10H2 जो बना, ये पूरा कंप्लीट फार्मूला हुआ। जनरली इसका यूज़ क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है सोडियम कंपाउंड सच एज की बोरेक्स। बोरेक्स एक कंपाउंड होता है सोडियम का, इसका फार्मूला होता है Na2B4O7। इसका इस्तेमाल क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो ये है कि जो हमारी पानी की हार्डनेस होती है, पानी में कभी कभी क्या होता है? हार्डनेस होती है, जिसकी वजह से आप उसमें सर्फ भी मिलाओगे ना तो वो झाग नहीं देता, क्योंकि उसमें हार्डनेस होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें वॉशिंग सोडा मिलाते हैं। एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। CDS के क्वेश्चन है मेरे सामने, 2022 या 21 या 23 के हैं ये क्वेश्चंस। देखो इसमें क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स गिव्स लिटमस। तो ये हमने पढ़ा था भाई, लिटमस एक पौधा होता है जो कि लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है, और ये किस ग्रुप का पौधा होता है? थैलोफाइटा।
इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन हर CDS में, NDA में और SSC वगैरह में आपको बहुत आराम से मिलेंगे। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज सेक्रेटेड बाय लीव्स ऑफ नेटल दैट कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स। तो ये मैंने बताया था, नेटल एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कांटे होते हैं और अगर आप उसको छुओगे तो आपको मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड वो रिलीज़ करेगा, जिससे चींटी के काटने जैसा दर्द होता है। तो देखो इस चैप्टर से हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं किसके, मेनली एसिड का पढ़ा है हमने, एसिड के साथ थोड़ा बेस। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि बाद में धीरे धीरे पता पड़ेंगी। तो ये वाला जो हमारा लेक्चर था ये सिर्फ क्या था, एसिड और बेसिस के ऊपर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इससे 3-4 क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बताया। जैसे कि अभी हमने देखे थे CDS के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार जैसे ही लेक्चर देख लिया आपने तो जनरली ये सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट लेक्चर लूँगा मैं तो उसमें हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि अभी मैंने इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ाई हैं, इसी को आगे जाके एसिड्स में ही आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एसिड्स का कॉम्बिनेशन, H+ आयंस, OH- आयंस, ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, और H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बट देखो होता क्या है कि जो 12th या 10th या 11th का जो सिलेबस होता है उसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डीपली एलेबोरेट करके पढ़ते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होते हैं। बट यहाँ पर हमें ऐसा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट देखने हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है और उसी पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने सेकंड लेक्चर में मिलेंगे हम इसके बाद इसी सीरीज़ का, केमिस्ट्री का। स्टे ट्यून्ड विद टारगेट डिफेंस।